कोई बात नहीं। अपना जो पहला टॉपिक था, वैसे मैंने होमवर्क दिया था कि आपको IUPAC वाली शीट कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करके लानी थी। एक्सरसाइज 1, 2, 3 बेटा अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उनको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार। एक दो क्वेश्चन जो कुछ बच्चों को नहीं हुए होंगे तो उनको अपन रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था टोटल 2 डिग्री अमाइन ऑफ C4H11N। सबके आंसर्स भी बता देती हूँ। सबके आंसर मैंने आपको कितने क्वेश्चंस भेजे थे? आई थिंक 15। ठीक है, एक नया ग्रुप बना लूंगी आज। 15 क्वेश्चंस भेजे थे बेटा। उन पूरे 15 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन के साथ, ताकि मैंने हर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक थोड़े से टफ वाले भी आपको सारे भेजे हैं। अपन उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजे थे। पहला क्वेश्चन था, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी ट्राई करें। पॉसिबल 2 डिग्री अमाइंस ऑफ C4H11N। जल्दी से बताओ बेटा। DU बहुत सिंपल से स्टार्ट किया था। 2 डिग्री अमाइन, DU 0 है। सबसे पहला काम DU। अच्छा ये बताइए 2 डिग्री अमाइन में कार्बन की चेन कंटिन्यूस मेंटेन रहेगी या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? कार्बन की चेन डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है 2 डिग्री अमाइन उसे कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 कार्बन। डिवाइड हो गया। आपके पास टोटल 4 कार्बन है। एक तरफ आप 3 कार्बन रख दीजिए, एक तरफ 1 कार्बन रखिए। आपको कार्बन डिवाइड करना है, एक तरफ 3 एक तरफ 1 रख ले, मिनिमम 1, या एक तरफ 2 दूसरी तरफ भी 2। सबसे पहले तो ऐसे ही सॉल्व करो। अब बेटा आंसर आ जाएगा। भाई मिथाइल और इथाइल में कोई और वैरायटी नहीं है। मिथाइल एवरीवेयर इन एवरी कंपाउंड इट रिमेन मिथाइल CH3। इथाइल वाला CH3 CH2 ही रहेगा। लेकिन बेटा प्रोपाइल वाले में 2 ऑप्शंस होते हैं, हमेशा याद रखना। जब भी आपके पास स्प्लिट हो रहा है, ब्रांच के फॉर्म में आ रहा है, मेन चेन के फॉर्म में आ रहा है, आपको याद रखना जिधर 3 कार्बन है तुरंत लिख दो वहां पे 2 आइसोमर। एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल। बनाए नॉर्मल प्रोपाइल और एक बेटा आइसो प्रोपाइल। इथाइल में कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 3। जिन भी बच्चों ने यदि सॉल्व किए होंगे ऑनेस्टी के साथ, मैंने 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर फंक्शनल ग्रुप के भेजे थे, ताकि बेटा आप सभी को प्रैक्टिस हो। सेकंड क्वेश्चन है सेम इसी से मिलता जुलता, C5H13N के 3 डिग्री अमाइन। सेकंड क्वेश्चन मैंने ये भेजा था आपको, फाइंड आउट टोटल 3 डिग्री अमाइन ऑफ C5H13N। जिन्होंने पहले सॉल्व नहीं, बेटा ये क्वेश्चन वो थे जो मैंने आपको ग्रुप पर भेजे थे। कोई बात नहीं, नहीं मिले तो तुरंत सॉल्व करो। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H13N विथ 3 डिग्री अमाइन। बाकी बच्चे आंसर बताएं। सचिन का आंसर है 4, स्वर्णिम का, मोहित का 4, प्रयास का 3, शिवम, विनय 2, वरदान 2। 3 डिग्री अमाइन ऑफ C5H13N। इसका आंसर है 3। राइट, भास्कर का सही है आंसर 3। सबसे पहले DU, सबसे पहले बेटा DU निकालना है। DU 0 आया। ओके, DU 0 आने के बाद आपको कंफर्म हो गया। जैसे ही DU निकालोगे इट मीन्स देयर नो रिंग, नो पाई बॉन्ड। आपको ना साइक्लिक इमेजिन करना है, ना कोई बेटा पाई बॉन्ड बनाना है। आपने यहाँ पे अब आपको
कंडीशन है 3 डिग्री अमाइन। भाई मिनिमम कंडीशन क्या होती है 3 डिग्री अमाइन की? जब एक नाइट्रोजन एटम मिनिमम 2 कार्बन से बॉन्डेड, 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, तब वो अमाइन होगा। अब आपके पास टोटल कितने कार्बन है बेटा? 5। 5 में से 3 तो लॉक्ड हो गए, क्योंकि अब आप इसमें चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास बचे कितने? 2 कार्बन। उन दोनों को अगेन आप यहां लिखो, दोनों को एक ही साइड, किसी के पास भी लिख दो, आईयूपीएसी नेम बेटा सेम ही आएगा। ये मत करना कि मैडम 2 एक बार इसके पास, 2 एक बार, क्योंकि इसका नाम बोलो, एन डाइमिथाइल प्रोपेनामाइन। अब आपको दिखा है बेटा ये प्रोपाइल है, तो अगला तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा अब तो सभी बच्चों को, एक प्रोपाइल है तो अगला आइसोप्रोपाइल। अब एक और बन सकता है क्या? जल्दी से सोचो क्या बन सकता है। मैंने वो जो तीनों कार्बन थे, बचे हुए 2 कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन तो फिक्स है, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो 2 कार्बन थे इनको आप अलग अलग स्टाइल से जोड़ रहे हो। आप उस एक कार्बन को इधर दे दो, इसको दे दो, चाहे इसको दे दो, 2 इथाइल और 1 मिथाइल हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल एथेनामाइन। अब बताओ बेटा, इसको मैं यहां से यहां लिख दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा? इसको उठा के यहां लिख दूं तब भी बेटा वो सेम ही आईयूपीएसी नेम आएगा। यदि आईयूपीएसी नेम सेम आए तो बेटा उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही बनेगा। ठीक है, सेकंड का आंसर 3। बेटा सबके आंसर भी मैं भेज दूंगी, मैं डिस्कस भी इसीलिए कर रही हूँ, इससे अपनी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एमाइड की भी, अमाइन की भी। चलो अगला क्वेश्चन था, टोटल पॉसिबल साइक्लिक कीटोन ऑफ C5H8O। पहले इसका जब तक आप सभी बच्चे और बना लीजिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ बेटा यहाँ पे। साइक्लिक कीटोन ऑफ C5H8O। बेटा जो ग्रुप में नहीं है, आज मैं ऑर्गेनिक का दूसरा नया ग्रुप बना लूंगी, ठीक है, मैं बना लूंगी। वो ग्रुप ऑफिशियली थे, ग्रुप कोचिंग ने बनाया हुआ था, इनके आंसर बेटा मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। साइक्लिक कीटोन वाले का जल्दी से आंसर बताओ। मनस ने आंसर दिया 3, स्वर्णिम का आंसर 7, आनंदी 3, प्रयास का 4, प्रियांशी 7। देखो बेटा आंसर मैं बताऊं उससे पहले और ट्राई कर लो कि एक क्वेश्चन है, चलो इसके अगला लिख देती हूँ। मान लीजिए कुछ बच्चों ने नहीं किया है तो C4H8O2 से एस्टर, इसका आंसर है 7, इसका आंसर है 4। अब मैं बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ। क्वेश्चन था टोटल हाउ मेनी स्ट्रक्चरल साइक्लिक कीटोन ऑफ C5H8O पॉसिबल। सबसे पहले तो बेटा DU, जल्दी से बताओ DU कितना आ रहा है? C5H8O2 का DU, प्रोफेसर साहब यहीं पे मिस्टेक कर दी बेटा, C5H8O2 H8 है और DU 2 है बेटा। मैं यदि DU1 आ रहा होता तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाता। रीजन देखो, साइक्लिक भी बोल रही हूँ और कीटोन भी बोल रही हूँ, तो ऑब्वियस है एक तो रिंग बनाने में चाहिए DU और एक बेटा कीटोन बनाने में चाहिए, तो इसका DU 2 है। सेम क्वेश्चन क्योंकि आपसे लिखा है साइक्लिक, तो पहले मैं रिंग ही बना लेती हूँ। मैंने सिर्फ रिंग बनाई है अभी। अब आपका क्वेश्चन है कीटोन, इसमें मैं कहीं भी कीटोन लगाऊं एक ही बनेगा, कहीं भी लगा सकते हैं।
दैट नेम रिमेन साइक्लोपेंटेनॉन। इसमें यहां नहीं लगा सकती, यहां नहीं लगा सकती, इधर लगाऊं, दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी बेटा। कीटोन, क्या हम सभी बच्चे कीटोन आइडेंटिफिकेशन जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो हमने आईयूपीएसी में पढ़ी, मैं उसी को ही अप्लाई कर रही हूँ। यहां लगा सकती हूँ, इधर लगाऊं चाहे इधर लगाऊं, आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। एक यहाँ, इस वाले में एक तो यहां लग सकता है, एक यहाँ। साइक्लिक कीटोन, रिंग पर कीटोन नहीं बोला है, दैट नेचर। क्वेश्चन में बल्ब का रिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा यहाँ पे, दैट इज C5H8O, फॉर्मूला इज C5H8O। ठीक है बेटा, उस जगह पे इसे यहां मैं दो कीटोन लगा सकती हूँ, साइक्लिक कीटोन, नॉट रिंग कीटोन। साइक्लिक का मतलब नेचर साइक्लिक होना चाहिए। इसमें बेटा यहां लगाएंगे और इसमें केवल यहां लग सकता है। देखो आपको कीटोन ड्रॉ नहीं करना है, आप बना बना के देखोगे कितना टाइम लगाओगे। आपने सिर्फ कार्बन की चेन बनाई, इससे एक बन रहा है, दो इससे बन रहा है 3, दो इससे बन रहा है 4 5, एक इससे बन रहा है 6 और एक इससे बन रहा है 7। फिर आपको लगता है किसी भी स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम इसमें कीटोन कैसे बनेगा, तो आप उसको उस टाइम ड्रॉ करके देख सकते हो। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? 7 कीटोन, 2-3 बच्चों ने आंसर 7 दिया था, काफी बच्चों का आंसर 4 आ रहा था। कीटोन आप बना के देख लीजिए बेटा, इसमें यहां कहीं भी लगाओ, इसमें आप यहां लगाइए एक और स्ट्रक्चर और बनाओ उसमें लगा दीजिए। आप कर क्या रहे हो? आप केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उस स्ट्रक्चर में कीटोन पुट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसी को बना के यहाँ कीटोन बनाऊं, चाहे बेटा कीटोन में यहां बनाऊं। देखो आईयूपीएसी नेम सेम है क्या? यदि उस पोजीशन पे आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है तो बेटा उसको एक कंसीडर करेंगे, और साइक्लोप्रोपाइल वाले में यहां भी कीटोन लगाएं। बेटा साइक्लिक कीटोन रिंग प्लस कीटोन होना चाहिए, ये नहीं बोला है कि रिंग पे होना चाहिए। दिस इज नॉट लास्ट बेटा, ये लास्ट नहीं है, ये रहा इसका लास्ट कॉर्नर। तो बेटा ये कॉर्नर नहीं है, ये एच नहीं है, ये मिथाइल है। आप ध्यान से देखो बेटा, सब नाम नहीं पढ़ा मैंने अभी। दिस इज नॉट कॉर्नर, कीटोन रिमेन टर्मिनल, इसलिए मैं टर्मिनल पे तो बना ही नहीं रही, मिडिल में बना रही हूँ बेटा। 3 कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 5 कार्बन है इस कार्बन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, C4H8O2 कि कितने एस्टर बनेंगे। आलोक का आंसर आया है 2, आनंदी का 4। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, इसका आंसर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एस्टर ऑफ C4H8O2 आर पॉसिबल? आंसर तो मैंने लिख दिया है 4, जो सामने लिखा हुआ है, लेकिन क्या वाकई आपके 4 बने हैं या नहीं? आप मेरा आंसर मत देखिए, आपकी नोटबुक में आपसे बने या नहीं बने। सेम काम, पहले DU निकालेंगे, DU आया 1। बेटा सबसे पहले तो आपको DU निकालना है, कोई भी फॉर्मूला दे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, इसका DU निकालेंगे 1। DU 1 और आपको कह रहा है एस्टर। हम सभी जानते हैं कि एस्टर, बेटा मैंने आपको जो क्वेश्चंस भेजे इसीलिए भेजे, हर वैरायटी के साइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक, फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाए। अभी मैंने 15 भेजे, मैंने 10 क्वेश्चन थोड़े और लेवल वाले को लिख रखे हैं, अभी उनको भेजूंगी। इसीलिए नहीं भेजे कि पहले मैं आज इनको डिस्कस कर देती हूँ तुरंत, फिर उनको अपन बाद में, उनका फिर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, ग्रुप में ही आंसर भेजेंगे। एस्टर है एक पाई बॉन्ड, और एस्टर में इस ऑक्सीजन के पास एक कार्बन होना कंपलसरी है, अदरवाइज दैट नॉट रिमेन एस्टर। अब आप देखो बेटा, एस्टर में 4 कार्बन मैंने आपको दिए, 2 कार्बन की पोजीशन तो लॉक हो गई। आप चाह करके भी इन दोनों कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इस कार्बन की और इस कार्बन की पोजीशन लॉक हो गई है, तो आपके पास आइसोमर्स बनाने के लिए
केवल क्या पार्ट रिमेनिंग है, 2 कार्बन, केवल 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन थे दोनों लग गए, 1 DU था वो भी यूज हो गया, 4 कार्बन में से 2 कार्बन यूज हो गए, बचे 2 कार्बन। उन दोनों कार्बन को बेटा यहाँ लिख दूं, और सभी को IUPAC रिवाइज करना है ना, तो तुरंत अपने मन में इसका नेम बोलते चलो। जितनी बार IUPAC नेम को बोलोगे उतना जल्दी आपको IUPAC नेम याद होगा। मिथाइल प्रोपेनॉइड, जरूरी नहीं है कि मैं उस एक कार्बन को इधर लिखूं, दोनों को, एक को इधर लिख दूं, एक को इधर पहुंचा दूं। अभी भी बताओ ये एस्टर है या नहीं? Now the name is ethyl ethanoid। उस बचे हुए एक को भी उधर ही पहुंचा देती हूँ। अब मुझे बताओ ये एल्डिहाइड हो गया या एस्टर है? जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ये एल्डिहाइड है। ये दोनों तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी ने बना लिए होंगे। ये एल्डिहाइड कंसीडर करेंगे या बेटा इसको एस्टर कंसीडर करेंगे? मान लो कभी आपको कंफ्यूजन भी हो ना बेटा कि इसे एल्डिहाइड माने या एस्टर, प्रायोरिटी पे चले जाना। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? ये देखो यहां से देख रहे हो, O के बगल में कार्बन है तो ये एस्टर लग रहा है, और इधर से देख रहे हो तो ये एल्डिहाइड भी लग रहा है। भाई आप में से आपका दोष नहीं है, आपको लग रहा है, ठीक है? ये एल्डिहाइड भी लग रहा है और आपको एस्टर भी लग रहा है, प्रायोरिटी एस्टर की ज्यादा है। The name is propyl methanoid। propyl methanoid याद है बेटा? एस्टर कभी पढ़ा था हमने पिछले साल। अब ऑब्वियस है प्रोपाइल आ गया तो अगला तो उसका बेस्ट फ्रेंड, जिगरी यार, उसका तो बनेगा ही बनेगा, आइसोप्रोपाइल। हो गया आंसर 4। मेन चेन, मैंने आपको चेन बनाना सिखाया था। मेन चेन देखो 3 की, मेन चेन 2 की, मेन चेन 1 कार्बन की। मेन चेन बनाओ, जब मेन चेन कांस्टेंट हो तो ब्रांचेस में चेंज करो। ये ऑनेस्टी से बताइएगा किसी बच्चे का सही आया एस्टर? क्योंकि शायद एस्टर मैंने लास्ट क्लास में भी प्रैक्टिस नहीं कराया था। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों का आया है। गरिमा बेटा साइक्लिक कैसे बना सकते हो? आप देखो आपके पास DU केवल 1 है, ठीक है? आपके पास बेटा कोई बात नहीं बेटा, रोहन नहीं बना, फिर अपन प्रैक्टिस करने के लिए ये आपका DU 1 है, आप साइक्लिक एस्टर बनाओगे। बोल के देखो साइक्लिक एस्टर, तो देयर इज 1 pi bond must present between C and O in ester functional group। ठीक है, 1 pi bond तो एस्टर के बीच होगा, और आप एक साथ साइक्लिक भी बना दोगे तो बेटा टोटल DU कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमारे पास तो क्वेश्चन में DU की डिमांड एक ही है, एक ही DU है आपके पास, एक से ज्यादा है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर आप साइक्लिक नहीं बना सकते, सिर्फ ए साइक्लिक। इसीलिए बेटा बार बार कह रही हूँ, आदत डाल लो एग्जाम तक, जब भी फॉर्मूला दे रखा हो, जब भी फॉर्मूला दे रखा हो, आपको हमेशा उसका DU निकालना है। हाइड्रोजन हमेशा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, सारे कार्बन इधर चले गए तो इसकी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, बट हमेशा कार्बन रहेगा टेट्रा वैलेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है। टोटल 3 डिग्री एमाइड, यदि आपने क्वेश्चन को इंटरेस्ट के साथ किया होगा, मजे लेकर के, तो बहुत अच्छा लगता है। 3 डिग्री एमाइड ऑफ C5H11N। मेरा टारगेट भी यही था कि आपको क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए। C5H11NO, ये फॉर्मूला है, यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। आंसर है इसका 5, क्योंकि ये क्वेश्चन अपनी शीट में भी है, ये सेम क्वेश्चन शीट के अंदर भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दे भी दिया, रिवाइज भी हो जाएगा। जल्दी से मुझे इसका DU बताइए बेटा, बिना DU को तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती ही नहीं।
अच्छा बताओ, डी यू को चेक करके आप ही बताना मुझे, मैं एस्टर साइक्लिक बनाऊं या ए साइक्लिक बनाऊं या कुछ भी बना सकती हूँ। मैं इसके आइसोमर साइक्लिक बनाऊं, ए साइक्लिक बनाऊं, या मे बी एनीवन और बोथ। इसका बेटा DU1 आ रहा है, DU1 है। और आपको पता है क्या लिखा है नाम, 3 डिग्री एमाइड। क्या हमें 3 डिग्री एमाइड की स्ट्रक्चर याद है? 3 डिग्री एमाइड की स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड होता है। 3 डिग्री एमाइड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक DU और एक पाई बॉन्ड यूज हो गया। बेटा DU का मतलब मे बी पाई बॉन्ड और मे बी रिंग, उन सबको जोड़ें तो बेटा टोटल काउंटिंग DU की इक्वल आनी चाहिए। आपके पास एक ही पाई बॉन्ड है क्योंकि वो तो कंपलसरी है। आप रिंग भी बना दोगे और एमाइड भी बनाओगे तो DU2 हो जाएगा। चलिए, आपको पता है कि ये पोजीशन तो लॉक्ड हो गई, इसमें आप चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसमें चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते। बेटा एक बार आप आ जाओ। अब आपके पास इसी में, अब आपके पास बचा क्या क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या है? 2 कार्बन। देखो, एक नाइट्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, एक DU था। हाइड्रोजन कभी मत काउंट करो, आपको पता है आप सब पे बैलेंस ही लगाओगे, हाइड्रोजन लग जाएगा, इक्वल ही आएगा। आपके पास 5 कार्बन थे, 3 तो फिक्स है, लॉक है, इनमें आप चाह करके चेंज नहीं कर सकते। आपने इन कार्बन की पोजीशन चेंज की तो वो 3 डिग्री एमाइड ही नहीं रहेगा, इट चेंज इनटू 2 डिग्री, 1 डिग्री, एनीवन। यहां लगा दिए दोनों कार्बन, एक लगा देते हैं, एक उसके पास पहुंचा दें, उसको एक भी ना रहने दें, दोनों को एक एक दे दिया। एक बार बेटा मेरे साथ मन में इसकी प्रैक्टिस करो, नाम की याद करो। ये मेन चेन अभी अपन को IUPAC पढ़े बेटा, कोई बरसों नहीं हुए हैं, है ना, बरसों नहीं हुए हैं। एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, एन मिथाइल एथेनामाइड, H, वो दोनों कार्बन एक ही को दे दो। हाँ बेटा आंसर इसका 5 है, निकिल, और उन दोनों को इसी को दे दो। देखो बेटा मेन चेन 3 की, मेन चेन 2 की, मेन चेन 1 की। जब मेन चेन कांस्टेंट होती है तो ब्रांच की चेन, ब्रांच इथाइल इथाइल, प्रोपाइल मिथाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल। क्या ये पूरे 5 किसी बच्चे ने बनाए? वेरी गुड। देखो प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आपको लास्ट क्लास में भी सिखा चुकी हूँ बेटा। अब अपन कोई 10th क्लास की जैसे कोई मैं एक फॉर्मूला बताऊं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा, अपन को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक आइसोमर ऑफ C6H6O3। नेक्स्ट क्वेश्चन था C6H6O3 और लैंग्वेज में लिखा हुआ है एरोमेटिक आइसोमर। ठीक है, एरोमेटिक आइसोमर। तो बेटा एरोमेटिक वर्ड जब लिखा हो तो इट मींस यू हैव टू ड्रॉ बेंजीन। जब एरोमेटिक वर्ड लिखा हो तो उसमें बेंजीन बनाना ही है, ये ध्यान रखो, क्योंकि उसका DU 4 और 4 से ज्यादा आएगा। अदरवाइज क्वेश्चन में इतनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी कि आप बना नहीं पाओगे। ओके 5 मिनट का टाइम लेती हूँ हर क्वेश्चन के बाद श्रेयांश, ठीक है। इसका बनाओ एरोमेटिक आइसोमर। क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ C6H6O3। आंसर बेटा, एक बच्चा लिख रहा है DU क्या होता है। बेटा देखो DU क्या होता है ये इस चैप्टर में सीरियसली मुझे बताना चाहिए, या फिर आप मजाक के लिए पूछ रहे हो तो वो बात अलग है। मतलब हम ये फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं तो प्रैक्टिस के लिए रिवाइज करा रही हूँ।
मजाक नहीं करे बेटा, अभी मजाक का टाइम नहीं है, अपन आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। DU4 है और आपको लैंग्वेज में जब भी एरोमेटिक बोले आपको बेंजीन बनाना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब आपके पास देखो, सोचो C6H6 तो बेंजीन हो गई, तो आपको 3 ऑक्सीजन लगाने हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चों का लॉजिकली क्वेश्चन होता है, मैम 3 ऑक्सीजन ऐसे लगा दूं। तो अभी आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर में, मैं अभी आपको बता देती हूँ, कभी भी 2 बॉन्ड एक दूसरे के पास ऐसे लाइन से 2 बॉन्ड नहीं बनते, कभी नहीं बनती। इसको बोलते हैं बेटा परऑक्साइड बॉन्ड। और परऑक्साइड बॉन्ड कभी भी रूम टेम्परेचर पे एडजस्ट नहीं करता, हाईली अनस्टेबल होता है। तो किसी भी बच्चे के माइंड में ये स्ट्रक्चर आए तो आप जितने भी आइसोमर्स आप बनाओ उनमें ट्राई करना कि आप ऐसे ओ ओ नहीं बनाओगे बेटा। एस्पिरिन में ये नहीं होता, एस्पिरिन में एस्टर होता है या एसिड होता है। ये तो 3 ऑक्सीजन है, सिंपल ऑक्सीजन। इसको हाईली रिपल्शन, इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है तो एडजस्ट ही नहीं करता। तो फिर कई बार जब हम पढ़ा रहे थे तो बच्चा कहता है मैडम 2 बना दो। बेटा ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं लगा सकते बेटा। यही मैंने आपको लगा निकांशों में 2 लगा सकते हैं क्या? नहीं। ये जो बॉन्ड होता है ना जिसमें 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के पास होते हैं, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं बहुत ज्यादा फोर्स से, बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल करते। तो जब भी आप आइसोमर्स बनाएं तो ये याद रखना, आपको 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं। हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े सब में ओ को ऐसे लगाने, एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, लेकिन आपने कभी डायरेक्ट 2 ओ लगाए हैं? जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े सब में एक को इधर कर देते हैं, दूसरे को दूसरी साइड कर देते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस 2 ओ नहीं जोड़ते। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के एक साथ रह सकता है, वो होता है O2 गैस। ये तो गया। तो आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तीनों लगातार, तीनों कंटिन्यूअस लगातार, कहीं भी लगा लो 1 2 3। एक बार 2 कंटिन्यूअस, एक उनका अल्टरनेट, दैट नंबर इज 1 2 4। और बेटा एक 1 3 5, 1 3 5। ठीक है, बेंजीन पर कोई भी 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, आइदर ऑफ सेम नेचर और डिफरेंट, तो आपको ऐसे लगाना है। अभी अविनाश बेटा हाइड्रोजन का नंबर 9 नहीं हुआ आपको। चलो यहाँ पे पहले ये लिख लिया। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैडम अब हाइड्रोजन तो 9 हो गए, पहले बेंजीन की ये स्ट्रक्चर थी, ये पहले बेंजीन है, हर कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है, आपके पास बचा कौन? 3 ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को इसके बीच में ही लगाया है मैंने, हाइड्रोजन कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया बेटा मैंने। नरेंद्र मोदी, ठीक है, इसमें एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन वाले आइसोमर। एरोमेटिक वर्ड दे रखा हो, यू हैव टू ड्रॉ बेंजीन। चलो इसके बाद क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एरोमेटिक आइसोमर, इसका आंसर हो गया 3, एरोमेटिक आइसोमर ऑफ C7H8O। आंसर बताइए और अटेम्प्ट करो जल्दी। स्वर्णिम आर्या का आंसर आया है 4, देवेश का 4, अंकित का 4, माधव 4, निश्चय का भी 4, प्रियांशु, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर 4 आए हैं, एक बच्चे का बीच में 5 भी था। चलो बेटा करेक्ट आंसर बता देती हूँ पहले। आंसर है 5, DU है 4, आंसर बेटा 5 है, DU 4। करेक्ट राइट। एरोमेटिक,
एरोमेटिक है तो मुझे पता है बेंजीन तो बनेगी, तो मैं पहले एक अमाउंट में बेंजीन बना देती हूँ। आपके पास फॉर्मूले में था क्या क्या? C7 7 कार्बन, ठीक है, 7 कार्बन 1 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन। बहुत सिंपल तरीके से 7 कार्बन में से 6 कार्बन तो लॉक हो गए। अब आप चाह करके उससे कुछ नहीं कर सकते। 6 कार्बन लॉक हो गए, 4 DU गया, आपके पास बचा क्या है जो आइसोमर्स बनाएगा? रिमेनिंग पार्ट। एरोमेटिक जब क्वेश्चन दे रखा होता है ना बेटा, क्वेश्चन सबसे इजी होता है, सबसे इजी, क्योंकि उसमें आपको पता है इसमें तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वही आइसोमर बनाने में हेल्प करेगा, और रिमेनिंग पार्ट में एक कार्बन और एक आपके पास ऑक्सीजन है विदाउट DU। आप सोचो कितना आसानी से नहीं बना सकते क्या? एक कार्बन एक ऑक्सीजन विदाउट DU, कोई DU नहीं है, तो आप बताओ क्या करें? एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। किसी ने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। याद करो बेटा, नाम भी बताया था, बेंजाइल अल्कोहल एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन। मेरा मन कर रहा है मैं तो OH को डायरेक्ट जोड़ दूं और CH3 को यहां लगा दूं। क्या ये पॉसिबल है? कभी भी बेंजीन के किसी भी कार्बन पर एक साथ दो ग्रुप कभी नहीं रह सकते, दो ग्रुप या दो हाइड्रोजन नहीं रह सकते, क्योंकि याद रखो 2 बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड उसके पास ऑलरेडी है, और कार्बन 4 से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो भाई इसको यहां बना देते हैं, फिर तो आपके पास दो अपने आप बन जाएंगे, एक ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, ये इस तरह मैंने आपको 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन दिए थे। हाँ यूनिश बेटा, सबके आंसर ग्रुप पर भेज दूंगी। अब किसी भी बच्चे को इनमें से मैं 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस कर रही हूँ, ये 7 आप पर समझे, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूं मैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन मैंने जो उसमें थोड़ा सा टफ दिया था, मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ पहले। जो बच्चा इनको नोट करना चाह रहा है जल्दी से करें। बेटा थर्ड वाला यूनिट बता चुकी हूँ बेटा, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। 1 से लेकर 7 तक मैंने कंटिन्यूस आपको बता दिए आंसर, और उसको भेज दूंगी मैं। नोट कर रहे हो तो यदि मुझे जल्दी से वेट लिख दीजिए, अदरवाइज मैं रब कर रही हूँ। एक बच्चे ने वेट लिखा है बेटा, नोट कर लो। बेटा एरोमेटिक वर्ड जब दे रखा हो, आपको जस्ट बेंजीन बनाना है, क्योंकि अदरवाइज 4DU के साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। 3 मेंबर रिंग भी बना सकते हो, 4 मेंबर भी बता सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिनके पास स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी है स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर देना। एक क्वेश्चन मैंने भेजा था आपको, 8 इजी है इसलिए मैं नहीं भेज रही हूँ, 8 9 तो को आप ट्राई करिएगा। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 10 करा रही हूँ, क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छा है। डाइब्रोमो नैफ्थलीन के आइसो, ये सबसे टफ क्वेश्चन था इसका। ये वैसे आपको याद हो, यदि सभी बच्चों ने जिन्होंने पहले कभी कोचिंग में तैयारी करी हो, ये इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ओलंपियाड में आया था। इसका आंसर भी 10 है, आंसर 10 है, डाइब्रोमोनेफ्थलीन। और उसका करने का तरीका बताऊंगी बेटा, मेन है कि 10 आंसर भी आपको
विद इन मिनट में आ जाएगा। आंसर 10 है, ठीक है। ओलंपियाड में, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था 3 या 4 इयर्स पहले का, मुझे याद है। सारंग बेटा अभी इसको छोड़ देते हैं, ओलंपियाड के एग्जाम क्या है उसको, कोई बात नहीं बेटा। फॉर्मूला डीयू तो निकालना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नाम दे रखा है डाइब्रोमोनेप्थिलीन। जब नाम दे रखा हो तो आपको पता है कि आपको नेप्थिलीन ही ड्रॉ करना है। टोटल पोजीशन आइसोमर ऑफ डाइब्रोमोनेप्थिलीन। मैंने आपको बताया था नेप्थिलीन में ये जो बगल वाली पोजीशन होती है इसको बेटा क्या कहते हैं, अल्फा। मैं अभी आपको सिखाने के लिए इनको नंबर लिख देती हूँ, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। इसके बगल वाली को लिख देती हूँ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। देखना कितना 10 आंसर भी आपको विद इन मिनट में आ जाएगा। आपके पास टोटल 2 ब्रोमीन है, 4 अल्फा पोजीशन, 4 बीटा पोजीशन, उसको मैंने मार्क कर दिया। यहां तो ब्रोमीन लग ही नहीं सकता, इसलिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंसी 4 है। ब्रोमीन लगाओगे तो 5 हो जाएगी। जो 2 मेरे पास ब्रोमीन है, पहले मैं इमेजिन करती हूँ कि दोनों ब्रोमीन सिर्फ अल्फा पोजीशन पर ही लगेंगे। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऑल ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन है मेरे पास, तो दोनों ब्रोमीन सिर्फ अल्फा पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अल्फा 1, अल्फा 4, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा पोजीशन पे अपोजिट, क्या बोलूंगी इसको, अल्फा पोजीशन पे अपोजिट, अल्फा पोजीशन पे एडजेसेंट, अल्फा पोजीशन पे डायगोनल। सपोज आई इमेजिन दैट बोथ ब्रोमीन प्रेजेंट ऑन ओनली अल्फा पोजीशन, तो 3 बनेंगे नहीं बनेंगे। आप चाहे ड्रॉ कर सकते हो, आपको लगता है ना मैम कि मेरे को ड्रॉ करना है, बना लेना। क्या बोला मैंने, अल्फा 1, अल्फा 2 अपोजिट, एडजेसेंट, डायगोनल। क्या ये दोनों डिफरेंट है या नहीं, क्या ये समझ आया? ऐसे ही कोई बच्चा कहे कि मैडम आपने अल्फा पे ही क्यों लगाया, मैम दोनों बीटा पे होते तो, बेटा लगा दो बीटा पे, चलो दोनों को बीटा पे मानते हैं। इफ बोथ ब्रोमीन आर ऑन बीटा पोजीशन, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1, बीटा 3, बीटा 1, बीटा 4, बिल्कुल एडजेसेंट, एक ही एक्सिस पे, डायगोनल एक्सिस पे। क्या ये पोजीशन सेम लग रही है? देखो ये। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम बीटा 2, बीटा 4 भी तो ले सकते हैं। कैसे बोलना है, बस बोलने का तरीका याद रखो। इसका एडजेसेंट, इसका स्ट्रेट लाइन, इसका डायगोनल लाइन। अब आप बताओ बीटा 2, बीटा 4 लूं या वो इनमें से ही किसी का आइडेंटिकल है? वो आइडेंटिकल रहेगा बेटा। बीटा 2, बीटा 4 ले लो, चाहे बीटा 1, बीटा 3 ले लो, बीटा 3, बीटा 4 ले लो, चाहे बीटा 1, बीटा 2 ले लो, एक ही बात है। समझ आया? एक बोथ ब्रोमीन प्रेजेंट ऑन अल्फा पोजीशन, 3 ही केस है। बोथ ब्रोमीन प्रेजेंट ऑन बीटा पोजीशन, 3 केस है। अब एक उल्टा, एक अल्फा पे एक बीटा पे। सोचो, आराम से सोचो कि एक अल्फा पे लगाना है, एक बीटा पे लगाना है। अल्फा बीटा एडजेसेंट, मैंने बोला अल्फा बीटा एडजेसेंट। बेटा ये तो मैंने समझाने के लिए आपको अल्फा 1, बीटा 1 लिखा है। इस पे एडजेसेंट, अब चाहे आप यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, वो सेम। एक अल्फा पे एक बीटा पे एडजेसेंट, किसी भी 2 पे लगा लो। एक अल्फा 1 और एक बीटा 2, अल्टरनेट अल्फा और बीटा। चाहे ये वाली ले लो, चाहे बेटा ये पोजीशन लो, चाहे ये पोजीशन लो, या ये वाली लो, IUPAC नेम उसका सेम ही आएगा। अब आता है बेटा अल्फा 1, बीटा 3, अल्फा 1, बीटा 4। अल्फा 1, बीटा 3 के डिस्टेंस मेजर करो। डिस्टेंस मेजर करना, नेप्थिलीन का स्ट्रक्चर बेंजीन की जैसा ही होता है बेटा, ये अपन को याद रखना होता है। नेप्थिलीन बेंजीन का बड़ा भाई होता है। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन। ये टोटल 10 आइसोमर्स बन गए हैं।
देखो अब आपके सामने टोटल 10 आइसोमर, 3 + 3 6 + 4 10। मैंने एक भी ड्रॉ नहीं किया बेटा, इसका डीयू होगा, लेकिन यहां मुझे डीयू की जरूरत ही नहीं है। यहां डीयू की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर गिवन है। जब फॉर्मूला दे रखा होता है तो मुझे डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे मुझे रिंग बनानी है या मुझे ए साइक्लिक बनाना है, इसलिए। बेटा यहाँ पे आपकी पॉली थ्योरम लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इनका मैंने आपको बताया फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रिक से ही करने हैं। यूनिट बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगी, बाकी के मैं ग्रुप में आंसर भेज दूं, या जिनमें आपको लग रहा है कि मैम ये थोड़ा सा टफ था जल्दी से पूछ सकते हो। और सभी बच्चे सुन लें, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट डिस्कस होगी पूरी IUPAC वाली। फिर मैं एक्सरसाइज 1 और 2 इस वीक के बाद डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन पूछा है, जो बच्चा नोट कर रहा है पहले जल्दी से नोट करें। 1 और 2 और 3 आपको अपनी तरफ से कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट क्लास में मैं सबको डिस्कस करूंगी। हाँ बेटा आंसर ग्रुप पे भेज दूंगी, आंसर्स मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बच्चा लिख रहा है C8H8O एरोमेटिक एल्डिहाइड, यही था क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, यही पूछ रहे हो। एक क्वेश्चन में एक बच्चे ने लिखा मैम ये और बता दीजिए, कितने एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेंगे ऑफ C8H8O के? तो आंसर है 4। अब देखो यहाँ पे आ गया ना एरोमेटिक, डीयू जब फॉर्मूला दे रखा हो तो डीयू निकालना है, ताकि आपको ये पता चले कि मुझे क्या क्या बनाना है, रिंग कितनी बनानी है, इसलिए C8H8O से डीयू निकाला 5 आ रहा है। एरोमेटिक में 4 तो बेंजीन में गया और एक एल्डिहाइड में चला जाएगा, सही है। नीचे बेटा अभी बना रही हूँ, देखो आपके पास 8 कार्बन में से 6 कार्बन लॉन्ग, आपके पास बचा क्या क्या है ये याद रखो। एरोमेटिक में मैंने बोला, बार बार बोल रही हूँ, एरोमेटिक सबसे इजी है, बचा हुआ पार्ट आइसोमर बनाता है। इसमें बचे हैं 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लगा लेना इस पे, हाइड्रोजन वाली बाद में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डिहाइड को मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकती हूँ और डायरेक्ट ना जोड़ करके ऐसे CH2CHO के फॉर्म में भी तो जोड़ सकती हूँ। ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चंस भेजे थे, इसका क्वेश्चन जे एडवांस में आता है, जे मेन में भी आ जाता है आइसोमर का। अपना IUPAC की शीट अच्छे से पूरी हो चुकी है, समझ में आ गया बेटा, मैंने प्रैक्टिस करा भी दी। शीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कैलकुलेशन वाले, एक्सरसाइज 1 2 और 3 में। ओके, तो इनमें से पहले जिसको नोट करना कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है अब हमारा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC बेटा DU निकाल देते हैं ना, तो DU के बाद जब आप कार्बन ऐसे छोड़ देते हो, हाइड्रोजन उतना ही निकलता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में से होमवर्क नहीं देंगे सबका, सैटरडे वाली क्लास में मैं आपको IUPAC वाली शीट को डिस्कस करूंगी। ओके, इसमें 2 पार्ट है बेटा, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC।
पीओसी होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी लैब में जो हम टेस्ट करते हैं कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें जो रिएजेंट्स यूज लिया जाता है और जो ऑब्जर्वेशन की जाती है उसके बेसिस पर। वैसे वो 12th क्लास के सिलेबस का है, प्रैक्टिकल करने में यूज होने वाले रिएजेंट्स, हम उसको यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल पार्ट तो आप कैसे कर पाएंगे। यदि आप कोटा में होते लैब में तो मे भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल पार्ट कराया जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो उसको अपन थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन चैप्टर है, इसमें 3 पार्ट्स हैं कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करेंगे। उसमें 3 सेक्शन हैं। एक है फोटोकेमिकल मोनोक्लोरिनेशन, दूसरा है हाइड्रोजिनेशन और थर्ड है ओजोनोलाइसिस। इन 3 के बारे में यदि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो हम उस अननोन कंपाउंड की, रिएक्टेंट की, जिसने रिएक्शन की है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फोटोकेमिकल मोनोक्लोरिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, फोटोकेमिकल मोनोक्लोरिनेशन, उसको मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसमें 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन से हम कैसे स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहला अपन पढ़ते हैं ओजोनोलाइसिस, क्योंकि इनमें सबसे टफ तीनों में यही है, तो मैं सबसे टफ पार्ट पहले पढ़ा देती हूँ। ओजोनोलाइसिस आईयूपीएसी और स्ट्रक्चरल आइसोमर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी आपने रिएक्शन नाम सुना है? 10th क्लास तक कभी रिएक्शंस पढ़ी हैं? रिएक्शंस लिखना ऑन पेपर। सेम, ओजोनोलाइसिस इज द रिएक्शन ऑफ ओजोन गैस। क्या है? रिएक्शन ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस की रिएक्शन है। ठीक है, जब किसी भी एल्कीन और एल्काइन पे, ओजोन गैस रिएक्शन तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से करती है, एल्केन से भी करेगी, अदर फंक्शनल ग्रुप से भी करेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लाइसिस दिया है। क्यों दिया, उसका रीजन समझना। जब ये प्रैक्टिकली लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया कि जब भी किसी एल्कीन या एल्काइन पे ओजोन गैस डालते हैं, हाँ बेटा, ओजोनोलाइसिस हेडिंग है। अब स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में 3 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, मोनोक्लोरिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ओजोनोलाइसिस। पहले मैं आपको ओजोनोलाइसिस पढ़ा रही हूँ। ओजोनोलाइसिस का मतलब रिएक्शन ऑफ ओजोन गैस। किसके साथ? ओजोन गैस बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी करता है, लेकिन ऑर्गेनिक में स्पेशली जब एल्कीन और एल्काइन पर इसको डाला गया तो ये देखा कि इसको C डबल बॉन्ड C से और C ट्रिपल बॉन्ड C से सख्त नफरत है। इसको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच दिखा नहीं कि उसको तोड़ देता। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। ओजोनोलाइसिस नाम क्या है? ओजोन हेल्प टू लाइसिस। लाइसिस का मतलब डिसोसिएशन, बॉन्ड को डिसोसिएट कर देता है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस बाय द ओजोन गैस, all C double bond C, all C triple bond C dissociate, then this reaction known as ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? ओजोन प्लस लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है बेटा तोड़ना। जैसे कि हाँ राइट बेटा मीनाक्षी, आपने सही बोला। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना। एक वर्ड आपने सुना हो हाइड्रोलाइसिस, ऐसे लाइसिस। ये
आगे बेटा अभी अपन इसको पढ़ रहे हैं धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज। तो ये तो हुआ लाइसिस का मतलब तोड़ना। कौन तोड़ने में हेल्प कौन कर रहा है? ओजोन कर रहा है। जो तोड़ने में हेल्प करता है उसके बेसिस पे नाम देते हैं फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ये यही नहीं बेटा, आगे जब भी किसी भी चैप्टर में आप लाइसिस वर्ड लिखा है तो लाइसिस का मतलब होता है डिसोसिएट करना। कौन डिसोसिएट कर रहा है? जो उसके आगे टर्म लिखी होती है वो। ओजोन प्लस लाइसिस यानी ओजोन द्वारा ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइसिस हो रहा है। क्लियर है? काट रहा है। और मैं बच्चों को याद कराती हूँ, लिख लो। यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगी ऑफिशियली, यहाँ पे आप लोग याद करने के लिए लिख सकते हो ओजोन C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C का दुश्मन है। इसको दिखा नहीं कि उनको काटना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की इतनी रिएक्टिव रिएक्शन है कि 2 मोल 3 मोल लिखने की जरूरत नहीं, जितना दिखा नहीं कि सारे तोड़ दिया। कैसे बेटा? बता रही हूं, वेट। जितने डबल बॉन्ड दिखते हैं सबको तोड़ देता है। अब कैसे तोड़ता है पहले ये नोट कर लिया। नहीं चाइना वाला तो नहीं बोल सकते। चाइना वाला कैसे बोल सकते हैं? XYZ बेटा रेजोनेंस इफेक्ट कब पढ़ाएंगे? उसके बाद वाले चैप्टर में। उसके नेक्स्ट चैप्टर है बेटा GOC1। ओजोनोलाइसिस जितने भी C डबल बॉन्ड C, केवल C डबल बॉन्ड C, मैंने डबल बॉन्ड नहीं लिखा है। यदि सारे डबल बॉन्ड तोड़ता तो बेटा मैं सिर्फ डबल बॉन्ड लिखती। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें लिख देती हूँ ओजोनोलाइसिस नॉट अफेक्ट एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। किसी और फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं, मतलब कोई और रिएक्शन नहीं करता है। इसका एक तीसरा पॉइंट है, क्योंकि ओजोन की ये जो रिएक्शन होती है ना, ओजोन का एल्कीन एल्काइन पे जो ये रिएक्शन, इसको अपन केमिस्ट्री में ओजोनोलाइसिस तो नाम हो गया, लेकिन यदि इसको पर्टिकुलरली कोई नाम देना चाहे तो बेटा दिस इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन by the ozone gas. All C double bond, all C triple bond C dissociate, then this reaction known as ozonolysis. अच्छा अभी बोर्ड क्लियर दिख नहीं रहा था, ओके अब थोड़ा सा बोर्ड पे बड़ा लिख देंगे। और ओजोन की बेटा स्ट्रक्चर वाली मैं अभी बता दूंगी, लेकिन उसको आपको एक्सप्लेन टीचर आपको केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में करेंगी, क्योंकि उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मैं ड्रॉ करूंगी अभी स्ट्रक्चर, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अभी मेरे से मत पूछना मनीष, नेक्स्ट क्लास से उसमें होगा। एक्चुअली जब एसी फिटिंग हुई है उसकी पाइपलाइन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसकी वजह से बोर्ड भी खोल दिया, और लेबर थोड़ा सा, आपको पता है आजकल के टाइम में इजीली लेबर नहीं मिल रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे भी पता है। ओजोनोलाइसिस नॉट अफेक्ट एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। एक लास्ट पॉइंट लिखिए बेटा, मैं डिक्टेट कर रही हूं। इसको मैं डिक्टेट कर रही हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। This reaction is known as, this reaction is known as oxidation of, weak oxidation. This reaction is known as weak oxidation of alkene and alkyne. This reaction is known as weak oxidation of alkene and alkyne by ozone. This reaction is known as weak oxidation of alkene and alkyne. बेटा एल्केन का नहीं होता, जस्ट ओनली, मैंने अभी क्या बोला,
ये केवल C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C का दुश्मन है। लाइन मैंने बोली है, दिस रिएक्शन, ये जो ओजोनोलाइसिस है, दिस ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज नोन एज वीक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। मैंने यहाँ पे वीक वर्ड क्यों यूज किया है? जब हम आपको 12th में पढ़ाएंगे तो बताएंगे दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं सबको ऑक्सीडाइज करते हैं। जो दिखा नहीं कि उसको तोड़ा, जिसके साथ रिएक्शन किया, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग। यहां मैंने आपको क्या बोला? मैंने पॉइंट्स बोला था बेटा, जिन्होंने पॉइंट नहीं लिखा पहले लिखो दिस रिएक्शन। दिस का मतलब है दिस इंडिकेट फॉर ओजोनोलाइसिस। दिस यानी ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वीक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब पहले देखिए सभी ओजोन की स्ट्रक्चर। मैं ओजोन की स्ट्रक्चर बना रही हूं, लेकिन इसका अभी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे। यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो अच्छी बात है। ये अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग में सर पढ़ाएंगे, जो भी टीचर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर आपको हम बताएंगे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसमें आगे पढ़ाया जाएगा बेटा। अभी ये केवल इतना लिखें, किसी भी एल्कीन पर, ये जो ओजोनोलाइसिस टॉपिक है ना, ये आपका 12th में भी है, ये 12th में भी है, ठीक है। जब किसी भी एल्कीन पर ओजोन गैस डाली जाती है, यहां पे एक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन को अभी चाहते हैं तो मैं नाम बता दूंगी, बड़ी कंफ्यूजन होगा यदि कोई बच्चा सुनना चाहता है तो, ठीक है। ये तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। एल्कीन पे जब ओजोन डालते हैं तो बेटा यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी इसीलिए, और वो अभी आपसे पूछेगा भी नहीं 11th में। 11th में नहीं पूछेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता देती हूं, इनिशियली जब ये अटैक करता है तो साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ऐसे ओजोन जाके इस पे अटैच हो गया। भाई ये एल्कीन है, ये ओजोन इस पे जाके ऐसे अटैच हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, क्या ये स्टेबल है? क्या ये एग्जिस्ट करेगी? अभी मैंने सिखाया था आपको, लगातार 3 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, हाईली अनस्टेबल, नॉट एग्जिस्ट। भाई रूल्स के हिसाब से ओजोन मॉलिक्यूल कैसे अटैक करेगा? कोई भी चीज अटैक करती तो सीधा ऐसे जाके जुड़ गई पहले तो, लेकिन जब उसको लगा ये तो हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो नेचुरली, अपने आप नेचुरली मॉडिफाई, ये अपने आप नेचुरली मॉडिफाई हो जाती है इस स्ट्रक्चर में, और इसको कहते हैं हम ओजोनाइड। इसको कहते हैं हम ओजोनाइड। अभी आपको रिएक्शन याद हो जाती है, वेलन कोड। रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपन को अभी से सीख लें, बेटर है। ये कैसे अटैक किया, ये अटैक हम आपको 12th में सिखा देंगे। बनेगा ये नेचुरली, ये मॉडिफाई हो जाता है इसमें। हाँ बेटा, ओजोन तो स्टेबल है, ओजोन अपने आप में स्टेबल है, रिएक्ट करता है, O2 के कंपैरिजन में रिएक्टिव है। अभी सुनो बेटा, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा स्टेबल है, ओवरऑल तो ये भी अनस्टेबल है। लेकिन इन दोनों में यदि पूछा जाए, बताओ, इन दोनों में ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें भी OO बॉन्ड है, लेकिन इसकी थोड़ी सी लाइफ लाइन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से सुने, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो, अभी थोड़ी देर के लिए कोई डाउट मत पूछो, कुछ मत लिखो, सुनो पहले। यदि कभी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन और प्रैक्टिकली करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमें यदि सपोज कभी रिएक्शन पूछी और उसने आपको रिएक्शन में सिर्फ ओजोन दे रखा है, सिर्फ ओजोन, तो आपकी रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी। रियलिटी में केवल ओजोन से जो रिएक्शन होती है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये भी अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिकली जब ओजोनोलाइसिस कराते हैं
हमने इतनी मेहनत की, हमने ओजोनोलाइसिस कराया, ओजोन गैस डाली, तो हम यहाँ पे हमें पता है ये भी अनस्टेबल है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जिंदा रहेगा। जैसे ये तो देखते ही कह दिया हमें जिंदा ही नहीं रहेगा, ये इसके कंपैरिजन में सरवाइव करेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। जब तक तुम्हें कोई रिएक्शन करवानी है करवा लो, नहीं तो ये भी मर जाएगा। तो हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेते हैं? पानी की। सुनो बेटा सभी, अभी तक ये ओजोनोलाइसिस नहीं हुआ, अभी ओजोन जुड़ गया। यदि केवल अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ओजोन अकेला दे रखा होता तो रिएक्शन यहीं तक स्टॉप होगी। इसमें आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड बीच में से गायब हो गया। अब इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कह रहा है तू मेरे पास कैसे, मैं तेरे पास कैसे। क्योंकि 10th में आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा हो, पीरियोडिक टेबल चैप्टर था 10th में, उसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर छीनने की पावर होती है। ये तो कह रहा है मैं छीनूं, ये कह रहा है मैं छीनूं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को छीन रहे हैं। तो इसलिए, और पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो होती है किसकी बेटा? फ्लोरीन की। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन की। तो ये कह रहा है मैं पावरफुल हूं, ये ऑक्सीजन कह रहा है मैं पावरफुल हूं, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने में लगे पड़े हैं। तो इसलिए कभी भी दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एडजेसेंट बेटा नहीं रहते। कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल चैप्टर अभी तो है, पढ़ा दिया या पढ़ाएंगे? पीरियोडिक टेबल चैप्टर कौन सा चैप्टर चल रहा है पीसी में? पीसी में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? मोल। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, मोल। तो यहाँ पे हमें पता है, क्या ये पॉइंट समझ आया कि ये, इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा, जब कोई भी चीज थ्योरेटिकली उसको पेपर पे लिखा जा रहा है लेकिन हम ये मान रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे एडजस्ट नहीं करती, तो बेटा उसको अपन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे H2 पानी डाला, तो पानी कह रहा है कि भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? वाटर इज ए वेरी गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कहता है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, कि हम, ये कह रहा है कि मैं पावरफुल, ये कह रहा है मैं पावरफुल। पानी कहता है तुम दोनों की लड़ाई को मैं दूर करता हूँ, तू एक काम कर, इस ऑक्सीजन से कहता है तू इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले और इधर बॉन्ड बना ले, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले इधर बॉन्ड बना ले। इसको कहा तू इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले ले। भाई तुम दोनों लड़ रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे, ये इलेक्ट्रॉन मेरे, तो पानी क्या करता है? वाटर इज ए वेरी गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट। पानी सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, आयनाइजिंग सॉल्वेंट। वो कहता है तुम दोनों की लड़ाई को मैं खत्म करता हूँ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तो तू ले ले और इसके साथ बॉन्ड बना के जा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तू ले ले। तो ये कार्बन कहता है मैं क्या करूंगा, मेरी वैलेंसी कम हो जाएगी, तो कहता है तू इस वाले को ले लेना यहाँ पे, यानी ये खत्म कर देता है लड़ाई को। बोलेगा एक लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को इस कार्बन से कह रहा है तू ले ले और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ इधर अलग हो जा। देखो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन इसको दे दिया, वैलेंसी भी मेंटेन हो गई, टेट्रा वैलेंसी। इस वाले कार्बन को कहा तू ऊपर वाला ऑक्सीजन ले ले। अब ये वाला ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? नहीं तो सॉल्यूशन में पड़ा रहा तो फिर ये रिएक्शन को गड़बड़ करेगा। तो इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम इसके साथ जिंक लेते हैं, और अब जाके आपका ये हुआ है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस आयनाइजिंग सॉल्वेंट का मतलब होता है दैट सॉल्वेंट विच इज हेल्पफुल टू आयनाइज, टू डिसोसिएट द बॉन्ड। जो बॉन्ड को डिसोसिएट करने में हेल्प करे वो सॉल्वेंट बेटा आयनाइजिंग सॉल्वेंट होता है। आप यदि इस पूरे को बेटा बार बार अपन ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी लास्ट में, ये तो एक बार अपन को समझना है नोटबुक में। सबसे पहले ओजोन अटैक करके ये बनाता है जो अनस्टेबल है, बट उसको थ्योरेटिकली हम पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, ओजोन अटैक करता है तो ये स्ट्रक्चर बनाता है,
ये स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है, बट रूम टेम्परेचर पे मानते हैं एग्जिस्ट नहीं करती। इमीडिएटली सेल्फ मॉडिफाई होकर ओजोनाइड में चेंज हो जाती है। ओजोनाइड भी अनस्टेबल है क्योंकि उसमें दोनों ऑक्सीजन, दो पावरफुल एटम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, बोलते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, दोनों लड़ रहे हैं। तो पानी हम लेते हैं ताकि उस लड़ाई को खत्म कर सके। और वाटर इज अ वेरी गुड इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट और एक अच्छा आयनाइजिंग सॉल्वेंट भी है। बोलेगा मैं लड़ाई भी खत्म कर दूंगा और आसानी से रिएक्शन कंप्लीट कर दूंगा और सस्ता की सस्ता इजीली अवेलेबल है। बेटा पानी का ही सबसे बड़ा रोल है इस बॉन्ड को तोड़ने में। इन दोनों की जो लड़ाई थी इसको खत्म करने में मेन रोल पानी ही दे रहा है। वाटर इसको आयनाइज कर देता है इस बॉन्ड को, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ के इस दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए और इस पे जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए इस पे माइनस चार्ज आ गया, इसको बोला ये दोनों इलेक्ट्रॉन तू ले और इसके साथ बॉन्ड बना और इसको फ्री कर दिया O माइनस के फॉर्म में। फिर हम यहाँ पे जिंक मेटल डालते हैं ताकि जो बच गए ऑक्सीजन है वो एज ए इम्प्योरिटी, जिंक ऑक्साइड के नीचे मैंने ये एरो बनाया है ना बेटा ऐसे, इस एरो का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट, मतलब इम्प्योरिटी के फॉर्म में हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, जिंक के अलावा भी ले सकते हैं बेटा, वो एक एक करके बाद में समझाऊंगी। जिंक के अलावा भी कुछ और ले सकते हैं, मैं बताऊंगी। जिंक ही क्यों डाला, क्योंकि जिंक उस ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बना लेता है। प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसॉल्युबल मास के फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे अपन फिल्टर करते हैं ना, जब चाय बनाते हैं या कुछ भी चीजों को, इम्प्योरिटी को फिल्टर करते हैं तो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन नीचे गया, इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है, तो लाइक इम्प्योरिटी वो सेपरेट आउट हो जाता है। और ये जो एरो बनाते हैं ना बेटा, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसका सिंबल होता है कि ये एक इम्प्योरिटी का मास का बन गया जिसको अपन इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। कोई नहीं, अभी बेटा सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने कहा अभी अपन ये 12th में भी पढ़ेंगे, अभी वैसे ये मैकेनिक्स बताने की जरूरत नहीं थी, हमको ये बोला जाता है कि डायरेक्ट ये बताओ 11th में, लेकिन मेरे को लगता है कि आप बच्चे सभी समझ सकते हैं। अच्छा है बेटा, जिंक इसलिए डाला क्योंकि जिंक का इजीली प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिंक का प्रेसिपिटेट भी इजीली बन जाता है और वो बनने वाले प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता। आप जल्दी से पहले नोट करो सभी बच्चे। ऐसे कैसे यूज करते हैं बेटा, ये तो देखो प्रैक्टिकली उन्होंने करके देखा होगा, कोई और मेटल भी लगा के देखी होगी, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है, एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारी मेटल डाली होंगी और मेटल का या तो प्रेसिपिटेट स्लो बन रहा होगा, जैसे नहीं बेटा, जेएनएनओ को प्रोडक्ट काउंट नहीं करते क्योंकि वो तो अपन का प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट का मतलब हम मानते हैं दैट इज अ इम्प्योरिटी। ठीक है, जेएनएनओ को काउंट नहीं करना है, हमें ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे। इन चैप्टर 11th केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में आपको ओजोन की कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब बनाना सिखाया जाएगा। एक बार फिर से बता दूंगी, रुको बेटा, देखो दोबारा से स्टेप टू स्टेप लिखते हैं, देखते हैं, पूरा वापस समझाती हूँ। पहले देखो, अब आपको उसको समराइज करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म ने कंफ्यूज किया। ओजोन, आपको ओजोन देगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं पूरा वही उसी चीज पे आ जाऊंगी दोबारा। देखिए, ओजोन देगा, साथ में ZnH2, आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा दोनों एक साथ दिए जाएंगे। क्वेश्चन आएगा इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, यही आएगा एग्जाम में भी। तो O3 के साथ जब हम ZnH2O लेते हैं तो भाई O3 का काम था इस डबल बॉन्ड को तोड़ना, ओजोन का काम क्या था, डबल बॉन्ड को तोड़ना। ओजोन कहता है कि मैं भाई डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इन दोनों कार्बन से कहो तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन डबल बॉन्ड तोड़ लो।
तो ये दोनों कार्बन कहते हैं भैया हमें तो एक एक ऑक्सीजन दे देना, हमारी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। ओजोन कहता है चलो एक एक ऑक्सीजन दिया। एक O3 में बताओ कितने एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है ना। एक ऑक्सीजन एटम इसको दिया, एक ऑक्सीजन एटम इसको दिया और एक किसको देगा? जिंक को। बोलेगा एक तू ले और जा, रिएक्शन कंप्लीट कर जल्दी। और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एज ए सॉल्वेंट हम कौन यूज ले रहे हैं भाई? कोई रिएक्शन को कराने के लिए एक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें आप डिसॉल्व करके ये रिएक्शन कराओगे, तो वो सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? पानी। देखो ओजोन का काम डबल बॉन्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, तोड़ दिया। दोनों कार्बन दहाड़े मार के रोने लगे कि भाई हमारे साथ क्या किया, हमारी बैलेंस इनकम्प्लीट हो गई, रो रहे हैं। ओजोन तुमने ये क्या किया? ओजोन को दया आ गई, बोलेगा ये लो, एक ऑक्सीजन तुम लो, एक ऑक्सीजन तुम लो, एक ऑक्सीजन जिंक तुम लेके जाओ। यही बनाया था इससे पहले वाले चैप्टर में भी। एल्कीन लिक्विड भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर। C2 से लेकर के C5 तक के नहीं होते, उसके अबव वाले हायर एल्कीन लिक्विड होते हैं, लोअर एल्कीन नहीं होते बेटा। ओके अब आप ये देखिए, मुझे ये बताओ ये प्रोडक्ट है क्या? थोड़ा सा देखो गौर से। आपने इस पे ऑलरेडी पहले से, सुनो बेटा सभी, सिर्फ ओजोन को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पसंद नहीं, अभी मैं सिर्फ डबल बॉन्ड की प्रैक्टिस करा रही हूँ, अभी ट्रिपल बॉन्ड को भी छोड़ देते हैं। यहाँ जो ऑलरेडी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अदर ग्रुप जो लगे हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगे, उनमें चेंज मत करिएगा। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स में बी एल्डिहाइड और कीटोन। अभी थोड़ी देर के लिए बेटा एक बार, कोई बात नहीं, आपको मैकेनिज्म समझ नहीं आ रही है उसको भी हम दोबारा से समझाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ गया बेटा? हाइड्रोजन किसके पास है? हाइड्रोजन हमारा किसके पास है यहाँ पे? H2O बेटा सॉल्वेंट है। H2O ने ना अपना हाइड्रोजन दिया है, H2O ने ना बेटा अपना ऑक्सीजन दिया है। मीट बेटा वो समझाऊंगी, पहले यही आप लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है, इसीलिए बेटा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे जो एसिड होते हैं ये रिएक्शन के उसी बॉन्ड को नहीं और भी बॉन्डों को तोड़ देंगे, ये और किसी बॉन्ड को भी तोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ इसीलिए आपको पानी ही एज ए सॉल्वेंट यहां लेना है। अब आते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल देखो पहले सभी, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3। बेटा बिना पानी के ये रिएक्शन नहीं होगी। पानी देखो, कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जैसे सॉल्वेंट जरूरी है, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, सेम कंडीशन रिएक्शन कंप्लीट जल्दी होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अभी बनेंगे बेटा, अभी कंडीशन चेंज करेंगे। इसमें 4 कंडीशन होती है ओजोनोलाइसिस में, 4, एल्कीन में अलग, एल्काइन में अलग। तो वेट, एक बार जो सबसे इजी पार्ट है ना, पहले उसको समझने की कोशिश करो, एक स्टेप आगे मत बढ़ो। यहां पे आपको O3 दे रखा है, O3 के साथ Zn भी दे रखा है, पानी भी दे रखा है। वाटर इज एज ए सॉल्वेंट विच हेल्प टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। और जिंक यहाँ पे क्या करता है, वो जो ओजोन का एक ऑक्सीजन बचा है उसको एब्सॉर्ब करता है। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसको तोड़ दिया। मैं आपको क्या चीज सिखा रही हूँ बेटा, इसमें आप लेफ्ट पार्ट देखो चाहे राइट पार्ट देखो, डबली बॉन्डेड कार्बन पे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में कुछ चेंज नहीं होता। भास्कर बेटा दोनों तरफ कीटोन बनेंगे या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये डिसीजन तो अपन को लेना है, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन, ओजोन का काम था डबल बॉन्ड तोड़ दिया और इसको बोल दिया, इसको बोला एक ऑक्सीजन तुम लो,
इसको बोला एक ऑक्सीजन तुम लो। आप यहां देखो बेटा, ये H है, CH3COH, CH3CH3CO। इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को सिर्फ आपको ऑक्सीजन देना है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट में कुछ चेंज नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ बेटा, ये प्रोडक्ट क्या है? एल्डिहाइड। और ये प्रोडक्ट क्या है? अब वो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये हम डिसाइड करेंगे बेटा। वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगा क्या है। यहां एक एल्डिहाइड बना, एक कीटोन बना। इसी एग्जाम्पल को मैं यदि आपको ऐसे देती हूं, C2H5 C2H5 O3ZnH2O, एक बार बेटा ट्राई करो प्रोडक्ट बनाने की। डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट पे, बॉन्ड पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, उसको सेम टू सेम नीचे कॉपी करो। दोनों प्रोडक्ट के IUPAC नाम लिखो, दोनों के बेटा नाम लिखो। अभी बेटा मैंने क्या बोला? हेलोजन हो, अदर फंक्शनल ग्रुप हो, एल्कीन एल्काइन के अलावा एल्केन हो, एरोमेटिक रिंग हो, चाहे एस्टर हो, कीटोन हो, किसी अदर फंक्शनल ग्रुप पे कोई इफेक्ट अभी नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट। अब जैसे बेटा यहाँ पे ओजोन और जिंक और पानी मिलके सिर्फ किसको तोड़ना है, इनका टारगेट क्या है? केवल ये टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे CH3 और ये CH3O, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे O लगा दिया। इसी तरह बेटा इस साइड वाले पर, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में थे, मैंने कहा ना एल्केन, एल्केन का था C सिंगल बॉन्ड C पे, अदर फंक्शनल ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, सिर्फ उन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को, ट्रिपल बॉन्ड बढ़ाऊंगी तो ट्रिपली बॉन्डेड बोलूंगी, वो एक एक ऑक्सीजन दे देता है। डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इसको बोले एसीटोन प्रोपेनॉन, और बेटा इसका नाम पेंटेन थ्रियोन। बेटा एक O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। एक O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम इस पे, एक ऑक्सीजन एटम इस पे, और एक ऑक्सीजन एटम बताओ कहां गया? एक O3 मॉलिक्यूल में 3 है, 3 में से एक इसको कार्बन को दिया, एक इस कार्बन को दिया, और एक जिंक को दे दिया, तीनों को खुश कर देता है। हो गया तीनों ऑक्सीजन सेटिस्फाइड। पानी डिसोसिएट नहीं होता, पानी खुद डिसोसिएट नहीं होता, पानी डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। बेटा C2H5CO वाले का नाम पेंटेन थ्रियोन। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस का मीनिंग मैंने आपको बताया। ओजोन डालने पर जब डबल बॉन्ड टूट जाए उसको कहते हैं ओजोनोलाइसिस, ठीक है। उसको तोड़ने में हेल्प कौन कौन करता है? वाटर प्लस जिंक एज ए कैटलिस्ट। वाटर एज ए कैटलिस्ट, वाटर सॉल्वेंट और जिंक कैटलिस्ट है बेटा, जिंक डालने पर रिएक्शन जल्दी हो जाती है। इसका कॉमन नेम, ऐसे तो कीटोन है, मैं इसका कॉमन नेम बता देती हूँ। इसका कॉमन नेम बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एसीटोन, सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन। वाटर एज ए सॉल्वेंट, जिंक एज ए कैटलिस्ट टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन यदि सॉल्यूशन में पड़ी रहेगी तो रिवर्स रिएक्शन होने के चांसेस हैं। यूनिश बेटा हेलोजन लगा देती हूँ, अभी आपको हेलोजन की जरूरत है, हेलोजन लगा देती हूँ। प्रोडक्ट के सिर्फ नाम चेंज हो जाएंगे, पहले एक बार नोट करो।
बेटा एसीटोन और पेंटेनॉल लिक्विड होते हैं तो दोनों लिक्विड बनेंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना तो उसके लिक्विड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अभी और एग्जांपल से करा रही हूँ बेटा, सारे एक साथ 2 बॉन्ड भी कराऊंगी। मैंने ये कहा इन 3 टॉपिक में, बाकी 2 बहुत इजी है, वो एक लेक्चर में हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम बच्चों को यहाँ लगता है क्योंकि अभी तक आपने IUPAC नेम पढ़ा जिसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ, सिर्फ रूल्स याद करो, थ्योरेटिकल। आइसोमर्स बनाए, इसमें आपको रिएक्शन करानी है। फिर बेटा पानी की प्रेजेंस में, क्योंकि जो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं इनका जब मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होंगे, तो फिर उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या किसी और टेक्निक से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। इसका नाम है बेटा पेंटेन 3-on, दिस इज आल्सो कीटोन। आप में से चलो एक बात मैं शेयर करती हूँ अपने इस बैच में, ग्रुप में, ऐसे करनी नहीं चाहिए बच्चों के साथ, बट यू आर माई ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने किसी को, शायद आप में से किसी भी बच्चे से गलत आईडी किसी के पास चली गई है, मैं हर बार देखती हूँ, और इस बैच में मेरे साथ नहीं और भी टीचर मुझे बताते हैं, कोई एक नाम मैं भूल गई उसका, एक लड़का डिफरेंट नेम से लॉगिन करता है एग्जैक्टली 3:45 पे और कुछ एब्यूज वर्ड लिख करके तुरंत लॉग आउट कर देता है, कुछ भी गलत गलत लिख करके लॉग आउट कर देता है। या तो किसी से वो आईडी किसी गलत पर्सन पे चली गई या वो इंटेंशनली कुछ ऐसा करता है। यदि ऐसा आपकी तरफ से कोई है जानकारी में तो उसको समझाएं। आपको अटेंड नहीं, सिर्फ उसका काम एग्जैक्टली मैं 3 बार से नोटिस कर रही हूँ, वो 3:45 पे एंटर करेगा, कुछ लिखता है और उसके बाद तुरंत बाद, मतलब होता है ना एग्जैक्टली तुरंत बाद लीव कर देता है। तो आप क्यों अपनी जबान खराब करते हो? हाँ तो सही बात भी है बेटा, हर बार अलग अलग नाम से लॉगिन करता है। जैसे होता है ना कि एक बार अपन नाम से लॉगिन करें तो पता भी करें। आपको उसमें क्या मजा आ रहा है, मतलब होता है ना कि मैं आपको, कैसे बच्चे हो आप लोग, अब्यूज वर्ड यूज करना फॉर अ टीचर गलत बात है ये। और पर यही सोचते हैं कि हमें मीटिंग लॉग, एक्चुअली मैं पहले और करती थी पहले मीटिंग को लॉग, पर उसमें क्या होता है कई बच्चों का नेटवर्क चला जाता है, फिर बच्चों को दिक्कत आती है, तो फिर मैं इसलिए नहीं करती हूँ। हाँ नहीं, वो फिजिक्स में नहीं, मेरे पास मैथ्स और सर वाले उनसे भी बात हुई थी, ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे एक ही बच्चा, ऐसा नहीं है आप इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, नहीं समझ आए तो अपने पास सभी के पास ऑप्शन है। देखो एक बैच में नहीं पढ़, क्योंकि ये अपन सभी जानते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, टीचर के लिए भी आपको समझ में नहीं आए तो ठीक है, लेकिन नहीं होता ना, कई बार होता है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब होता है ना, लाइक समझते हो अच्छे बच्चे हो, गालियां देने का, गाली देने का जो लेवल है ना उसका बढ़ता जा रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है उस बच्चे को। क्या ये समझ आया? पहले थोड़ा सा एक बार एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे अब मान लीजिए मैंने यही क्वेश्चन साइक्लिक में दे दिया, ताकि मैं बेटा इसके कम से कम आपको 10, ऑब्वियस है वो अपने कोचिंग का नहीं होगा, बाहर का ही होगा। ठीक है इधर देखें बेटा, वही बोलूंगी बेटा, रेजो पे आई थी पे बोलूंगी उसको। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है अपन इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, चाहे मैंने क्या कहा जितने भी, अमन बेटा बताऊंगी एक मिनट, जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैं साइक्लिक ए साइक्लिक में सबको तोड़ता है, इसको सख्त नफरत है, ये याद रखो। इसको तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया, गायब। इन दोनों कार्बन को ऑक्सीजन देना है, प्रोडक्ट तो ये बना दिया, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है बेटा, ये बेंजीन को भी करता है, बेंजीन को भी डिसोसिएट करता है। यहाँ पे जिंक तो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट कैसे लग रहा है,
भाई ये कॉर्नर का है तो आप H लगा लो, ताकि H लगाने से ये थोड़ा सा एल्डिहाइड प्रॉपर वे में दिख रहा है। एल्डिहाइड लग रहा है नहीं लग रहा? कितने एल्डिहाइड बने हैं? तो बेंजीन में तो कुछ नहीं बचता ना बेटा। मैं अभी बेंजीन का मैं करा दूंगी तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बेंजीन में O3ZnH2O डालें। तो देखिए मेरी बोर्ड पे समझना पहले, ऑक्सीजन बैलेंस है ना, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन जिंक को दिया। इसमें ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा। टूटने का मतलब इसको नामो निशान हटा देता है। देखो गए, कितने टुकड़े रह गए? 3 टुकड़े। एवरी फ्रैक्शन हैव हाउ मेनी कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। खत्म, बेंजीन बिल्कुल खत्म, केवल ये रह गया 3 टुकड़े। बेंजीन का हर कार्बन क्या होता है? CH। बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है ना बेटा? CH। ये तो पूरा ही जैसे कोरोना ने गेम खेला है ना, लाइक कोरोना सब खत्म कर दिया। कोरोना ने भी तो यही सोचा अपन इंडिया से पहले, उसको बहुत लाइट लिया। धीरे धीरे आने के बाद पता चला कि वाकई ये तो सीरियस है। उसने बेंजीन का खेल ही खत्म कर दिया। तीन टुकड़े हो गए भाई, तीनों को ऑक्सीजन तो दे दो। साइक्लिक हो, ए साइक्लिक हो, बेंजीन हो, मतलब इसको, हाँ बेटा टाइम ओवर हो गया, बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा। अमन अपने, देखो लास्ट ईयर आप सभी को पता है, लास्ट ईयर 2018 के एंड में, 19 के एंड में रेजोनेंस में पहले केमिस्ट्री के एचओडी थे SM सर, फिर बने SPR सर। अभी अपने केमिस्ट्री के एचओडी SPR सर हैं, लेकिन SPR सर फिजिक्स भी देख रहे हैं, केमिस्ट्री भी देख रहे हैं। वैसे ऑफिशियली केमिस्ट्री के एचओडी SPR सर हैं। शिशिर मित्तल सर थे, आपको सभी को पता होगा, शिशिर मित्तल सर ने छोड़ दिया, SM सर ने। HOD का मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लाइक केमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उसका हेड। बेटा देखो जो हमारे पास न्यूज है डॉक्टर्स की और लोगों की, उसके हिसाब से तो अभी बच्चों को बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। मिथुन मित्तल सर, ये मान लीजिए मतलब ओसी में अभी हम सब में जो बच्चे टीचर्स हैं उन सब में सीनियर मोस्ट हैं, तो ओसी का आप मानना चाहें उनको बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे सीनियर टीचर हैं अभी वो वही है, मिथुन मित्तल सर। पहले बेटा होमवर्क में सभी बच्चों को IUPAC की शीट का डिस्कशन होगा सैटरडे को पूरा, ठीक है? ये याद रखिएगा, फिर मत कहना कि मैम आपने शीट डिस्कस नहीं किया, अब हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। क्या आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए, इसके क्वेश्चन भेज दो ग्रुप पर। थोड़े से सिंपल से भेजेंगे, ट्राई करिएगा। नहीं बनता है कोई बात नहीं, अभी दोबारा से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। बेंजीन वाला समझ नहीं आया, एक बार ट्राई करिएगा, बेटा नहीं आता है मैं भेजूं, सिंपल ही भेजूंगी, टफ नहीं भेजूंगी, और आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस के आंसर भेजूंगी, ठीक है? चलो उसके बाद बेटा लीव कर सकते हैं। फिजिक्स में BKM सर सीनियर टीचर हैं बेटा, HOD की फॉर्म में, मतलब मान लीजिए HOD ही हैं, लेकिन अभी तो वो SPR सर ही देख रहे हैं सबको, ओके? हाँ बेटा नया ग्रुप बनाऊंगी। मनीष ऐसी बात है बेटा ग्रुप पे नहीं पूछी जाती। फिजिक्स के तो बेटा RKV सर है, BKM सर है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल सभी हैं। अभी अपन ग्रुप पे पूछ सकते हैं, आज मैं ग्रुप बनाऊंगी पक्का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया, ठीक है? उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके चलो, गुड नाइट, गुड इवनिंग, टेक केयर। केजे सर मैथ्स में, केजे सर मैथ के हैं, मतलब एक मैं आपको बाद में बताऊंगी धीरे धीरे। एक होता है फंक्शनल हेड और एक होता है सब्जेक्ट हेड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चीकू अभी तो इसी कमरे में ही था, मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहा था।
अभी बुलाते हैं उसको। अब थोड़ा शैतान हो गया है वो, अभी थोड़ा शैतान हो गया है बेटा, मेरे साथ यही कमरे में ही पढ़ता है जब मैं पढ़ाती हूँ, अभी चला गया है। आप लोग कोटा आओ, मेरे घर आना, सभी उससे आराम से मिल लेना। हाँ बेटा पढ़ाते हैं ना। अच्छा चीकू कौन है, क्या बेटा नए आए हो? चिकू माय पेट। ओजोनोलाइसिस बेटा अभी तो क्या है, एक ही केस है, इसमें 4 केस है ना, तो अभी मैंने फर्स्ट केस पढ़ा है, लेकिन जब आपको फर्स्ट केस समझ आ जाएगा तो सेकंड थर्ड में टाइम नहीं लगेगा। दिया बेटा, दिया दिया चिकू हाँ, चिकू ला दे बच्चे को। आज लगे उसको छोड़ा था के बाहर, चिकू मान बाहर हो, किचन किचन की बालकनी में। अच्छा चीकू का वेट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ बेटा घर आ सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा कोरोना का, अपन कोरोना के बाद थोड़ा सा मिले जब हालात थोड़े ठीक हो जाएं। वो पता नहीं कहाँ चला गया छुप के, आजकल क्या है, शैतान हो गया, छुप जाता है। बेटा कोचिंग खुलेंगे, थोड़ा सा माहौल नॉर्मल होगा, पक्का श्योर आप मेरे घर आइएगा जरूर। अभी बेटा वेट मत करो, मैं उसका फोटो ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। मेरी तबीयत बेटा रोहन ठीक है बिल्कुल। ठीक है बेटा गरिमा, अभी तो आपने पूछा था शायद, नेक्स्ट क्लास में श्योर पहले से ही दिखाऊंगी। सृष्टि मैं मेरे घर को विजिट जरूर कराऊंगी आपको। मनीष क्लासेस तो बैलेंस जो है ना बेटा, अभी आपका एक्चुअली फिजिकल और ऑर्गेनिक चल रही है, इसलिए थोड़े दिनों बाद जब एक बार आप थोड़ा सा पता होता है ना बैलेंसिंग में आएंगे, तो अब आपकी इनऑर्गेनिक की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक के हिसाब से है। आज बेटा भव्य ध्यान से पक्का बनाऊंगी, और यदि ऐसा भी बच्चे हैं तो टेलीग्राम पे बना लेंगे। चलो आपकी नेक्स्ट क्लास भी है बेटा, ओके लीव करें। अभी ना बेटा अभी तो मुझे नहीं लगता कोई चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो बार बार डर यही लगता है थर्ड थर्ड वेव, क्योंकि आप सब लोगों के तो वैक्सीनेशन हुआ नहीं है ना, छोटे बच्चों के तो अभी वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे बेटा, देखो व्हाट्सएप ग्रुप पहले मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, उसको कर लेते हैं। आप लोग तो अभी 18+ नहीं होंगे, सभी जो बच्चे इस बैच में हैं, तो वेरिएशन एक बार अभी हो सकता है ना, थोड़ा सा वेट करें। सृष्टि आई एम 50। ओके चलिए बेटा, मैं लीव कर रही हूँ अभी। हाँ 15 है, तो वही सेम चीज है ना, आप 11th वाले बच्चों को तो अभी मुझे नहीं लगता कोई खुलने का चांसेस है। चलो बाय बच्चों।